नमस्कार, नवीन योग में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने 2017 का पेपर जो था उसकी चर्चा की थी। 1 से 25 प्रश्नों का हमने लिया था। आज हम उसके आगे के प्रश्नों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रश्न संख्या है 26 और इससे पहले आप पिछले वीडियो में जाकर ज़रूर उसका अध्ययन कर सकते हैं। 26वां जो प्रश्न पूछा गया था 2017 में, जो कि ऑफलाइन पेपर हुआ था, कि उच्च रक्तचाप के कौन कौन से जोखिमी कारक हैं। प्रथम था मोटापा, दूसरा तनाव, तीसरा टहलना, चौथा धूम्रपान करना। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही संयोजन ज्ञात करना है इसमें। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा डी, मोटापा, तनाव और धूम्रपान करना। यह उच्च रक्तचाप के लिए जोखिमी कारक हैं। 27वां जो प्रश्न है, वायु विवर शोध, जिसे साइनोसाइटिस कहा जाता है इंग्लिश में, के प्रबंधन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण योग के अभ्यास क्या हैं। तो ऑप्शन दिए गए थे कि नेति क्रिया, बी कपालभाति, तीसरा अर्धचक्रासन और चौथा है मयूरासन। तो नीचे दिए गए कूटों के अनुसार सही संयोजन चुनना है हमको। तो वायु विवर शोध के प्रबंधन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगाभ्यास हैं नेति क्रिया, कपालभाति, अर्धचक्रासन। तो उत्तर है इसका ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख स्ट्रेस हार्मोन हैं प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रीन और ग्लूकेगॉन। दिए गए कूटों के अनुसार सही संयोजन चुनना है हमको। तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, दूसरा और तीसरा, कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रीन। ये प्रमुख स्ट्रेस हार्मोन हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ सिद्धि के कौन से लक्षण हैं। पहला है नेत्र निर्मल होना, शरीर का पतला होना, मुख पर प्रसन्नता होना और स्मरण शक्ति बढ़ना। तो इसका जो उत्तर है वह है ए। हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ सिद्धि के लक्षण हैं नेत्र निर्मल होना, शरीर का पतला होना और मुख पर प्रसन्नता होना। अगला प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदन प्राणायाम के लाभ है। प्रथम है कपाल शुद्धि करता है, उदर कृमि नष्ट करता है, वायु को संतुलित करता है, चौथा है भूख व प्यास को मिटाता है। तो इसका जो आंसर है वह है ए। पहला और दूसरा सही है। कपाल शुद्धि करता है, उदर कृमि नष्ट करता है। अगला प्रश्न है, किस आसन के अभ्यास के दौरान मेरुदंड का झुकाव पीछे की ओर होता है। भुजंगासन, वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन और धनुरासन। इसका जो आंसर है सी, पहला और चौथा। भुजंगासन और धनुरासन के अभ्यास के दौरान मेरुदंड का झुकाव पीछे की ओर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशाब्दिक संप्रेक्षण कौशल है। आँखों द्वारा संपर्क बनाए रखना, शारीरिक भंगिमाएं, तीसरा है मुखीय अभिव्यक्तियाँ, चौथा है व्याख्यान सह प्रदर्शन। कूट के अनुसार इसका सही संयोजन निकालना है। तो आंसर है ए। अशाब्दिक संप्रेक्षण कौशल को गैर मौखिक संचार भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क की संज्ञा दी गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। अभिकथन कह रहा है कि प्रस्थान त्रयी मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है, और तर्क है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता वेदांत दर्शन के ज्ञान के 3 प्रमाणिक मुख्य स्रोत हैं। तो आप सब जानते ही हैं कि जो प्रस्थान त्रयी है उन तीनों को मिलाकर के कहा जाता है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को मिलाकर के प्रस्थान त्रयी बोला जाता है। तो जो इसका आंसर है वो ए होगा कि अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो आंसर इसका है ए। अगला प्रश्न है, अगला भी इसी तरीके का प्रश्न है। अभिकथन दिया हुआ है कि मनुष्यों का स्वास्थ्य बहुआयामी होता है। तर्क दिया है कि स्वास्थ्य केवल बीमारी या अशक्तता की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुख की अवस्था है। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सही बताने हैं। तो जो अभिकथन है ए और तर्क दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका उत्तर हुआ पहला। अगला प्रश्न भी इसी तरीके का है कि अभिकथन बोला गया है कि पश्चिमोत्तानासन घृद्रसी में निषिद्ध है, और तर्क दिया गया है कि पश्चिमोत्तानासन आगे की ओर झुकने वाले आसनों का एक प्रकार है और घृद्रसी में आगे झुकने वाले सभी प्रकार के आसन निषिद्ध होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो घृद्रसी होता है उसे साइटिका बोला जाता है इंग्लिश में। साइटिका की जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें हम फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर सकते हैं। तो जो अभिकथन है और आर है ये दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या कर रहा है, उस हिसाब से जो उत्तर हुआ वह हुआ प्रथम। अगला प्रश्न है, शवासन और ध्यान। अभिकथन है शवासन और ध्यान का अभ्यास व्यक्ति की स्मरण शक्ति में सुधार लाते हैं।
तर्क दिया गया है कि जो स्मरण शक्ति सूचना के संकेतन, संचय और पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया है। योग के विश्रामदायक अभ्यास स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए मस्तिष्क के इन प्रक्रियाओं में सुधार लाते हैं। तो इसमें भी प्रथम सही है, क्योंकि अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि वेदों के निम्नलिखित उपखंडों को उपक्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे दृष्टिगोचर हुए हैं। उत्तर देने के लिए नीचे के कूट का हमें प्रयोग करना है। तो प्रथम है उपनिषद, दूसरे नंबर पे आरण्यक, ब्राह्मण और संहिता। तो इसका जो उत्तर है वह है डी। सबसे पहले आएगा संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और अंत में उपनिषद, क्योंकि अंतिम जो भाग थे वो उपनिषद के नाम से जाने गए थे। तो डी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करना है। क्रोध, इंद्रिय विषयों में लिप्तता, आसक्ति और काम। सही उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कूटों का उपयोग करना है हमें। इसका जो उत्तर होगा वह है सी। पहले आएगा इंद्रिय विषयों में लिप्तता, उसके बाद आसक्ति, उसके बाद काम और अंत में क्रोध। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों को उनके उद्भव के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। और पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि। तो इसका जो सही क्रम होगा आंसर है बी, आकाश, वायु, अग्नि, जल और अंत में पृथ्वी। अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र के निम्नलिखित अंगों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। उत्तर देने के लिए नीचे के कूट दिए गए हैं, ब्रोंकियोल्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और एल्वियोलाई। और आंसर है इसका डी। श्वसन तंत्र के अंगों का जो सही क्रम है ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंचकोश को स्थूल से सूक्ष्म की ओर से व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है हमें। मनोमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा आनंदमय कोश, चौथा अन्नमय कोश और पांचवा है विज्ञानमय कोश। आप सभी जानते हैं कि इसका वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश का वर्णन हमें मिलता है। और पंचकोश को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाना है, तो इसका आंसर है वो डी। पहला आएगा अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और अंत में आनंदमय कोश। आपको यही सीक्वेंस याद रखनी है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प चुनें। पहले में सूची में शरीर, आत्मा, मन और इंद्रियां हैं और सूची 2 में है सारथी, लगाम, अश्व और रथ। इन सबको अपन को मिलाना है। तो इसका जो आंसर है सी होगा, क्योंकि जो शरीर है वो रथ है, आत्मा सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां हैं घोड़े। तो आप देख सकते हैं शरीर रथ है, आत्मा सारथी, मन लगाम और इंद्रियां अश्व। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम। 43 सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करना है हमको। सूची 1 में दिए गए हैं क्लेश, चित्तवृत्ति, सहभू, अंतराय। और सूची 2 में है अनवस्थित तत्व, अंगमेजयत्व, विकल्प और अस्मिता। तो जो आंसर है वह है सी। जो क्लेश है वह अस्मिता है, चित्तवृत्ति है विकल्प, चित्तवृत्तियाँ 5 होती है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति है, तो चित्तवृत्ति विकल्प है। सहभू अंगमेजत्व से जुड़ेगा और अंतराय जो है वो अनवस्थित तत्व अंतराय में आता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। पहला है चपटी अस्थियाँ, लंबी अस्थियाँ, छोटी अस्थियाँ, टेढ़ी मेढ़ी अस्थियाँ और बाहें और टांगें, बी कलाइयाँ, सी उरोस्थी और डी कशेरुकाओं से हमको मिलान करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। चपटी अस्थियाँ होती हैं अरोस्थी और असमफलक की, लंबी अस्थियाँ बाहें और टांगों में पाई जाती हैं, छोटी अस्थियाँ कलाइयों में होती हैं और टेढ़ी मेढ़ी जो अस्थियाँ होती हैं वह कशेरुकाएँ कहलाती हैं। इसके साथ ही अंतिम प्रश्न को हम लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 है स्त्यान, अविरति, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित। सूची 2 के साथ इसका मिलान करना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी। स्त्यान इच्छा न होना, अविरति विषयों में तृप्ति बने रहना, अलब्ध भूमिकत्व है समाधि भूमि को प्राप्त करने में असमर्थता और अनवस्थित तत्व है प्राप्त स्थिति में चित्त को लगाए रखने में असमर्थता। तो यहाँ पर अपना वीडियो ये समाप्त होता है। उसके बाद इसमें गद्यांश पूछे गए थे और उससे रिलेटेड 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगले वीडियोस में हम और भी प्रश्नों को लेकर आएंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।